क्वेश्चन नंबर है 26 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, एक सेकेंड है ना, द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन अ डे। तो एक दिन में एक एवरेज एक दिन में एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा कितना एनर्जी कंज्यूम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 किलो कैलोरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा एक सेकेंड, इसका स्क्रीन को थोड़ा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। सेकंड में, इन अ बैलिस्टिक डेमोस्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। तो बुलेट का मास दिया हुआ है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.05 kg। ठीक, विथ स्पीड ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस। और ये एक सॉफ्ट प्लाईवुड है और सॉफ्ट प्लाईवुड से जाके ये टकरा जाता है। ठीक है, तो इसका थिकनेस दिया हुआ सॉफ्ट प्लाईवुड का जो थिकनेस है, टी थिकनेस लिख सकते हैं हम लोग इसको। थिकनेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए 0.02 मीटर। ठीक, द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और बुलेट जो है अपने जितना भी काइनेटिक एनर्जी पहले स्टार्टिंग में था उसके इनिशियल काइनेटिक का 10% वो इमर्ज करता है। द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट का इमर्जेंट स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, KI। तो KI बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 mv², है ना। तो 1/2 mv², जिस स्पीड से वो इन किया है, तो 1/2 m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.05 kg और वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 200 × 200। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000 जूल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। और इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है क्या, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% के साथ निकलता है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 10% का मतलब हो गया 10/100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000। तो 1 0 खत्म, ये 0 खत्म हो गया, कितना आया 100 जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो 1/2 mvf² इज इक्वल टू कितना 100 जूल, ये आ गया। तो इसी को अगर हम लोग vf अगर सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, तो वैल्यू पुट के तो 200 बाय मास का वैल्यू कितना है, बुलेट का मास 0.05 इंटू और तो कुछ नहीं इसके अंदर, है ना, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जा रहा है 20√10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 20√10 मीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन नंबर, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि एक ऑफिसर, मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एक ऑफिसर जो है एक बुलेट फायर करता है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, प्लाईवुड है ना। यहाँ से आया बुलेट आने के बाद इनिशियल जितना काइनेटिक एनर्जी था उसका 10% काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस हो गया और फिर ये बुलेट इसको फायर करके बाहर निकला। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हुआ और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इधर क्या आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो इस बोर्ड से टकराने के बाद 10% लॉस हो जाता है। तो इनिशियल का 10% लॉस होता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो इससे हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर को ध्यान से पढ़िए। A running man has half of his kinetic energy than a boy of half of his mass। मतलब लेट कर लेते हैं क्या, कि लेट कर लिए रनिंग मैन का जो मास है, मास ऑफ रनिंग मैन, है ना, मास ऑफ रनिंग मैन इज इक्वल टू दिया हुआ m। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है हाफ ऑफ हिज मास, मतलब बॉय का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ बॉय का मास मान लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा m/2, यानी इसके मास का आधा हो जाता है। और साथ में दिया हुआ हाफ द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, आधा है। तो मैन का काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2 mv² इज इक्वल्स टू बॉय का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 स्मॉल m और स्मॉल v², ये वाला कैपिटल v है ना, याद रखना। तो दोनों का वेलोसिटी बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं 1/2 m कैपिटल M है ना, कैपिटल M है ये,
1/2 कैपिटल M v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 और m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी का हाफ है ना, काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो गया, तो 1/2 तो था ही पहले से, 1/2 mv स्क्वायर, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, उसके मास का आधा हो गया इंटू v स्क्वायर, ये आ गया क्वेश्चन में। और ये दिया हुआ है साथ में क्या कि द मैन स्पीड बाय 1.0 मीटर एंड ही हैज़ द सेम एनर्जी एज द बॉय, जितना एनर्जी ये आदमी का है उतना ही एनर्जी बॉय का है ना, और आदमी का स्पीड जो है वो कितने स्पीड से बढ़ा रहा है, 1.0 मीटर की स्पीड से अपना वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो ऑब्वियस है हम लोग समझते हैं यहाँ पे, तो क्या जाएगा, ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये m और m क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू वी स्क्वायर, स्मॉल वी स्क्वायर, तो ये कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 4v स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू स्मॉल वी स्क्वायर। तो ये स्मॉल वी स्क्वायर क्या है, मास ऑफ ये जो स्मॉल वी है, स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बॉय है ना, ये माइंड में रखना, वेलोसिटी ऑफ बॉय, और जो कैपिटल वी है ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो उस कंडीशन में दोनों साइड स्क्वायर किए, तो जो स्मॉल वी है उसके में रिलेशन आया 2v का, ये रिलेशन आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पुट करते हैं वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है क्या कि ए मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के पास सेम एनर्जी रहता है, फिर भी मैन जो है अपना स्पीड को 1 मीटर की स्पीड से मतलब 1 मीटर बढ़ा देता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन अब क्या होता है, इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जा रहा है इस केस में v+1, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय का तो वेलोसिटी वही सेम कहानी स्मॉल v है, तो इसका ये क्या हो जाएगा 1/2 और कैपिटल M और v+1 का होल स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है 1/2 स्मॉल m और ये v स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी को आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। तो 1/2 खत्म हो गया, m का वैल्यू m है इंटू v का स्क्वायर, तो v स्क्वायर +1 + 2v इज इक्वल्स टू, तो m का वैल्यू कितना था, आदमी के मास का आधा था, इंटू v स्मॉल v जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल 2v के इक्वल है का होल स्क्वायर। तो ये कैपिटल M खत्म और मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2v स्क्वायर +2 + 4v इज इक्वल्स टू 4v स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट है v स्क्वायर -2v -1 इज इक्वल्स टू 0, और इस कंडीशन में अगर देखते हैं क्या कि जो कैपिटल v का जो वैल्यू आ रहा है वह कितना आ रहा है, √2 + 1 अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड, और यही v का वैल्यू दिया हुआ, स्मॉल v का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाता है, v का वैल्यू 2.4 दिया हुआ, स्मॉल v का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × v, तो 2 × v का वैल्यू 2.4 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व किया तो 4.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे जो आया ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके इक्वेशन को तोड़ा गया, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू -2 आया और c का वैल्यू -1 आया। तो यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू निकाल लिए -b है ना, -b v का वैल्यू होता है -b ± √d/2a, इस फार्मूला से इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो कंसिडर होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.4 और 4.8, तो 2.4 और 4.8 कौन सा ऑप्शन में है, 2.4 और 4.8। तो यहाँ पे बोला द ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन एंड बॉय, पहले मैन का फिर बॉय का, तो मैन और बॉय का अगर ओरिजिनल स्पीड का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा, 2.4 और 4.8। नेक्स्ट है 29 नंबर में दिया हुआ है कि ए ट्रक एंड अ कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रक है और एक कार है जो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, ब्राउट टू रेस्ट, मतलब दोनों को रेस्ट में लाया गया, और रेस्ट में कब आएगा, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे और रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। विच ऑफ देम विल कम टू रेस्ट इन द शॉर्टेज डिस्टेंस, कौन जो होगा जो बहुत ही जल्दी रेस्ट में आ जाएगा। द ट्रक द कार बोथ विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दोनों सेम डिस्टेंस में आएगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो रीजन क्या है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो वर्क डन भी सेम होगा, अगर वर्क डन सेम होगा तो वर्क डन अगर सेम है तो मतलब डिस्टेंस भी दोनों सेम ट्रेवल किया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है आगे, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहता तो फिर हम लोग कुछ अदर होता है इसका आंसर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है ना। नेक्स्ट है 30 नंबर। तो 30 नंबर में दिया हुआ इसके अंदर ए और बी दो ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है और दूसरा वाला ये बी ब्लॉक है। तो ए ब्लॉक का जो मास दिया हुआ है वो 20 kg दिया हुआ है और बी ब्लॉक का जो मास है ये 5 kg दिया हुआ है और दोनों पे फोर्स लग रहा है। इच वन इज एक्टेड अपन बाय फोर्स 4 kg वेट, यानी 4 kg वेट मतलब फोर्स दिया हुआ है, दोनों पे फोर्स लग रहा है 4 kg वेट का। 4 kg वेट को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे 4 न्यूटन, है ना। तो ये 4 न्यूटन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, ये 4 kg वेट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग 1 kg वेट को, मतलब 1 न्यूटन के इक्वल है। तो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सॉरी 4 kg वेट है ना, तो मतलब 1 kg वेट में मिस हो गया, 1 kg वेट में 10 न्यूटन होता है, ठीक है। तो 4 kg वेट में कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। तो यानी 1 kg वेट यहाँ लिख देते हैं, 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, या तो फिर सॉरी 10 न्यूटन या तो फिर 9.8 न्यूटन के अप्रॉक्स में लिया जाता है वैल्यू। तो हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 न्यूटन लिया गया। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 न्यूटन आ गया। एफ का वैल्यू दिया हुआ, चूंकि एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए, तो और हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या है भी माइनस यू बाय टी। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तो ए का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है भी माइनस यू बाय टी, ठीक है। तो एक फोर्स लग रहा है तो स्टार्टिंग में तो दोनों बॉडी रेस्ट में, तो उस कंडीशन में यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 80, है ना। तो वी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। और चलिए इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड। तो एफ इज इक्वल टू क्या है एम ए, तो एफ का वैल्यू फर्स्ट बॉडी पे, अगर हम ब्लॉक ए का बात करते हैं तो ब्लॉक ए के वेट, 2 मिनट रुकिए, चलिए तो एक सेकेंड इधर हमको क्या बोला गया, दोनों के अंदर का बात है सेम काइनेटिक एनर्जी बोला गया। तो ब्लॉक ए का काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 मास ऑफ ए इंटू वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ बी इंटू वी बी का स्क्वायर। तो 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एम ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, एम ए 20 kg इंटू वी का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाले, तो यहाँ पे A1 इंटू T1 का स्क्वायर यानी TA, है ना, ये A1 हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, और मास ऑफ बी का वैल्यू 5 kg दिया हुआ इंटू वी इज इक्वल टू 80 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AB इंटू TB का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर भी हो जाएगा ना, वी इज इक्वल टू 1/2 एम भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ए का वैल्यू निकालते हैं, तभी हम वही निकाल रहे थे ए का वैल्यू, बट आगे निकाल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। तो और ये बॉडी का मास है, तो फोर्स कितना दोनों पे लग रहा है 40 न्यूटन का, पहला का मास कितना दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू ए आ गया, ए का वैल्यू कितना आया 2, तो ए बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम बी इंटू ए बी, तो 40 न्यूटन तो लग रहे हैं बराबर 5 इंटू ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 8 जा 5 8 जा 40, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं 5 4 जा 24 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 8 इंटू टी बी ए स्क्वायर है, यहाँ भी आ जाएगा, तो 8 इंटू 8 और यहाँ पे आ गया टी बी का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, ये भी 4 2 जा 8, तो इधर आ गया 1 बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं टी ए बाय टी बी इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। तो टी ए बाय टी बी इज इक्वल टू √4/1, तो 4/1 कहने का मतलब 2/1 आ गया, तो 2/1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट को लिखते हैं यहाँ पे, फोर्स जो होता है किसी बॉडी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड का, तो फोर्स प्रोपोर्शनल डिजाइन हटाते थे कांस्टेंट आता है सी बाई भी, ये आ गया, क्योंकि बराबर फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू ए इज इक्वल टू, अभी हम लोग पुट करके देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो सी बाय भी, तो और हम लोग क्या जानते हैं एम इंटू ए का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, ए का वैल्यू जानते हैं डी वी बाई डी टी,
ए का फॉर्मूला इज इक्वल टू सी बाय वी, डी वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं तो वी इंटू डी वी, देख लीजिए वी इंटू डी वी इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, तो सी बाय सी इंटू डी टी बाय एम, ये आ गया। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, तो वी स्क्वायर बाई टू आ गया इधर बराबर डी टी के रेस्पेक्ट में सी बाय एम कॉन्स्टेंट है, सी बाय एम इंटू टी, ये आ गया। तो ये m इधर आ गया, तो एम भी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू सी टी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सी टी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये सी तो कांस्टेंट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। तो अब चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम फोर्स जो होता है अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड का, तो इसमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी सही होगा, तो लिनियरली रिलेटेड टू टाइम। तो क्या लिनियरली मतलब होता है पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1, तो क्या लिनियरली रिलेटेड है टाइम से। दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इन्वर्सली तो नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर तो नहीं है, कांस्टेंट भी तो नहीं है, कांस्टेंट सी अकेले नहीं है, लिनियरली रिलेटेड टू द टाइम। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 32 में दिया हुआ है कि ए बुलेट ऑफ मास m फायर्ड एट एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लिप्स ऑफ बैरल ऑफ अ गन विद अ वेलोसिटी v, मतलब एक हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे और यहाँ से एक गन को 30 डिग्री एंगल पे से फेंका जाता है, ये 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया है इसको, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। और ये आता है और किसी टारगेट को हिट करता है। द बुलेट इज सॉफ्ट टारगेट एट अ हाइट h, है ना, बुलेट जो है एक हाइट h पे एक टारगेट है ना, ये हाइट h दिया हुआ, इसके यहाँ पे एक टारगेट है, इस टारगेट को क्या कर रहा है, ये हिट कर रहा है ना, हिट करता है ये, यहाँ पे क्या है टारगेट दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो bullet hits the target above height h ground while it is moving downward and emerges out of the half of kinetic energy before hitting the target, है ना। टारगेट को हिट करने से पहले ये अपना हाफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वी डैश बी द velocity of the bullet after emerging, है ना, emerging from the target, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक टारगेट रखा हुआ है, बुलेट आया, बुलेट आने के बाद इसको हिट किया, हिट करने के बाद ये इमर्ज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी अपना लॉस करता है बाहर निकलने में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अलग था, कुछ इससे जब टकराएगा तो टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, आफ्टर टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 mv², ठीक है। इसका ये हाफ होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा कौन, टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी m v डैश का स्क्वायर, ये आ गया। तो 1/2 खत्म हो गया, mm क्या हो गया खत्म हो गया। तो अगर हम 1/2 v² बराबर क्या आ गया v डैश, और अगर v डैश का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा v/√2, और v/√2 का कहने का मतलब हो गया 0.707v, है ना, 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है। तो v डैश जो हो गया इसके बराबर आ गया। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है the velocity of the bullet remains the same, velocity of bullet तो सेम नहीं रहने वाला टकराने के बाद। the velocity of the bullet will be reached to half of its initial, इन हाफ तो नहीं है 1/√2 है। the velocity of bullet will be more than half of its earlier velocity, मतलब क्या हुआ कि velocity of bullet जो था पहले वाले velocity से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए पहले वाले velocity जितना भी था उससे थोड़ा सा 0.70 टाइम क्या है ज़्यादा है। द वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ, तो क्या वेलोसिटी जो है उसी पाथ में फॉलो करता रहेगा। तो थोड़ा सा जब वेलोसिटी कम होगा, तो अगर मान चलिए ये टारगेट था ऐसे जा रहा था, टारगेट से टकराने के बाद ये वेलोसिटी इस पाथ पे नहीं जाके बल्कि इस टाइप से ऐसे मूव करेगा, एनर्जी कम होने से ऐसे मूव करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही करेक्ट ऑप्शन होगा। ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 33 में क्या, अभी हम लोग को पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी जो था p²/2 m मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला देखे थे। अगर कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते +-a +-b +-a × v/100।
तो मान के चलिए कितने का इंक्रीज किया गया, तो 25 का, तो 25 प्लस हो जाएगा। तो ये मोमेंटम कितने बार है, 2 बार रिपीट हुआ, तो मतलब दोनों में ही ए और बी दोनों का ही वैल्यू कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 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 होता है तो प्लस लगा दें यहाँ पे 25 इंटू 25 बाय 100, तो 56 प्लस 50 और ये आ गया टोटल इतना, तो 50 प्लस 6.25 तो 56.25%। तो इतने का इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी, इतने का इंक्रीज होगा 56.25, बट यहाँ पे बोला गया है कि द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय अबाउट मतलब लगभग मतलब 56.25% के, तो सर 56% लगभग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। 34 में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए फोर्स वेरीज एक्स डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे फोर्स इधर उधर है। वर्क डन, तो वर्क डन निकलना, तो वर्क डन में क्या बताए थे, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ का जो वर्क डन होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, वर्क डन। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है 100 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 10, तो एरिया एल इंटू बी, तो 100 इंटू 10 कितना आ गया 1000। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 100 दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है कितना 10 है ना, 10 से 20 हो गया तो 10 बेस दिया हुआ है, तो 1/2 बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 इंटू हाइट का वैल्यू कितना आ गया 100, तो 2 5 जा 500, तो यहाँ आ गया 500 प्लस इधर क्या आया 1000, तो कितना आया 1500 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 34 था, ये 35 में द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या बताता है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व अभी जस्ट बताया गया वर्क डन को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 36 है, 36 में देखते हैं ध्यान से। देखिए 36 के अंदर में क्या है, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपन बाय अ फोर्स एफ विच वेरीज एक्स और x बराबर 0 और हैज काइनेटिक एनर्जी 25 जूल दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल यहाँ पे 16 पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना काइनेटिक एनर्जी है टोटल। तो इसका एरिया अगर एरिया निकालेंगे तो ये वाला सेक्शन का एरिया, तो इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल दिए बी, इसको बोल दिए सी, इसको बोल दिए डी। तो अगर हमको बोला जाएगा एरिया ऑफ ए है ना, वर्क डन निकालना है, तो ए का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो 1/2 बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इंटू और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 2 3 जा और ये आ गया 30 जूल। फिर बी का अगर निकाल रहे हैं तो बी का हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का यूनिट दिया हुआ कितना 5 यूनिट है ना, और ये नीचे में है ना -5 यूनिट, और इधर वाला कितना हो गया 4 यूनिट, तो -5 इंटू 4 कितना आ गया -20 जूल। ठीक है, और सी का वर्क डन हो जाएगा 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये 20 जूल प्लस में आ गया, और यहाँ से यहाँ तक -5 डी का, तो -5 है और 2 तो कितना आ गया -10 जूल आ गया। तो वर्क डन क्या होता है, मेन एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना, टोटल वर्क डन को वर्क डन प्लस वर्क डन बी प्लस वर्क डन सी प्लस वर्क डन डी, टोटल को अगर ऐड करते हैं तो 30 -20 प्लस 20 -10, ये दोनों खत्म, तो 20 जूल का वर्क डन हुआ। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन कितना दिया हुआ 20 जूल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है ना, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और जीरो का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का तो पता नहीं है, बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 25 जूल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 20 ये -25 उधर जाएगा +25, तो ये 45 जूल का वर्क डन होगा। तो 45 जूल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो बताना है कि वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया माइनस में कवर हो रहा है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में वर्क डन तो वैसे 0 आएगा, देख लेते हैं। तो इधर वर्क डन इसको ए रीजन मान लेते हैं, इसको बी रीजन मान लिए, तो वर्क डन इन ए इज इक्वल टू 1/2 बेस का वैल्यू 4 यूनिट दिया हुआ और हाइट है 20, तो 2 40 क्या चीज़ में आया प्लस में, अगर हम बी का मानते हैं तो बी का कितना आ जाएगा, वर्क डन इन बी रीजन
1/2 बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस कितना हो जाएगा, 4 में 4 तो 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे -20, ठीक है, 2 2 जा -40, दोनों को ऐड करेंगे वेक्टर सम, क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर सम करेंगे तो 0 जूल एनर्जी आएगा, है ना, 0 जूल वर्क डन होगा यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 38 नंबर में देखिए क्या है, तो 10 kg का एक बॉडी है, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और रिटार्डिंग फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स दिया हुआ है -0.1 x जूल पर मीटर ड्यूरिंग दिस ट्रैवल x 20 to 30 चला है, तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं इसके अंदर कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली होता क्या है, समझिए पहले, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इतना kg का ऑब्जेक्ट है और स्पीड दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 mu², तो 1/2 10 kg इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, 500 जूल, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, तो Fr इंटू dx, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन इतना होता है। तो फिर आगे देखिए वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो रिटार्डिंग फोर्स कितना दिया है वो समझ लो, रिटार्डिंग फोर्स दिया हुआ है 0.1x, तो 0.1x है ना, और 0.1x दिया हुआ है, ठीक है, इंटू dx, और ये हो गया। तो 0.1x कहाँ से कहाँ तक चलना है इसको, 20 to 30 मीटर चलना है, तो 0.1 x²/2, ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, 20 to 30, सॉल्व करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव में आएगा, है ना, नेगेटिव आएगा ये, तो -0.1 बाहर आ गया, और इधर आ जाता है x²/2, तो -0.1 इंटू 900 -400/2, सॉल्व करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू कितना, -25 जूल, ठीक है, ये आया वर्क डन आ गया। तो वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल -25 जूल आया इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना निकली, तो 500 जूल। तो उस कंडीशन में अगर KF कैलकुलेट करते हैं तो 475 जूल, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, है ना, ये वाला, ठीक है, तो आप लोग इसको माइंड में रख सकते हैं, और वैसे बताया गया तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 38 का, 38 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलते 39 पे, 39 में क्या दिया हुआ है देखिए, ये भी वही सेम पैटर्न पे है, चलिए समझिए अब अच्छे से। तो 2 डायमेंशनल में f बराबर दिया हुआ है कितना, 3x² प्लस 4, और 2 डायमेंशनल है, ये i है और ये j है, ठीक है। तो x को x डायमेंशन में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को y डायमेंशन में, मतलब अगर हम यहाँ पे दो कंपोनेंट तोड़ते हैं fx कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x², और अगर हम fy का बात करते हैं तो fy कितना आ जाएगा 4, बस 4 ही होगा, है ना। तो न्यूटन में दिया हुआ है व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन यहाँ पे दिया 2 से 3 और 3 से 0, मतलब x में कितने का चेंज आ रहा है, x में 2 से 3 हो रहा है, और y में कितने का चेंज आ रहा है, 0 से 3 से 0 हो रहा है। तो अगर हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन इन x में कितना वर्क डन होगा, तो fx इंटू डी एक्स, तो fx कितना दिया हुआ है 3x² इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, 2 से 3, तो 2 से 3 यहाँ पे पुट किए, और 3 इंटू x³/3 कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3, 3 इंटू 27/3 माइनस 8/3, 3 इंटू 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 करेंगे तो 19/3, 3 खत्म, तो ये कितना आ रहा है 19 जूल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन इन y एक्सिस में अगर करेंगे तो Fy इंटू डी वाई, ये आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये 3 से लेके कहाँ तक 0 तक हो रहा है, तो 3 से लेके 0 तक हो रहा है, तो क्या लिखिएगा 4 y का डी वाई बचा, डी वाई का इंटीग्रेशन 4y, कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके 4 तक, तो पहले 4 पुट करेंगे 16 माइनस फिर 3 पुट करेंगे 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो नेट अगर फोर्स बोला जाए, नेट फोर्स अगर बोलते हैं हम लोग, नेट फोर्स कितना आया है, तो नेट फोर्स अगर सॉरी नेट वर्क डन है ना, नेट वर्क डन अगर कैलकुलेट करते हैं, एक सेकंड मिस हो गया ना, यहाँ पे 320 था यहाँ,
देखिए हम क्या लिख दिए 320 है ना, 320 है 320, तो 320 तो पहले पूरा पुट करेंगे क्या, 0 0 नहीं आया -12, तो वर्क डन ये आया। तो नेट वर्क डन अगर कैलकुलेट किया जाए, नेट वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन पहले कितना 19 जूल, फिर प्लस माइनस माइनस तो 7 जूल आ गया, तो कौन सा +7 जूल, इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 40 नंबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10 जूल। जब अच्छा किसी भी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 kx², ठीक है। तो इसमें कितना दिया हुआ है एनर्जी, 10 जूल का एनर्जी दिया हुआ है। जब अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम व्हेन इट स्ट्रेच थ्रू एडिशनल डिस्टेंस x, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा जब एडिशनल डिस्टेंस x और x डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए। तो अगर डिस्टेंस और x बढ़ा दिया जाएगा तो नेट टोटल कितना आ जाएगा k इंटू एक्स प्लस एक्स, तो 2x²। तो सॉल्व करते हैं तो 1/2 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू kx²। सॉल्व किए तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 1/2 kx², तो 1/2 kx² का वैल्यू निकाले हुए थे कितना 10 जूल, तो कितना आ गया ये 40 जूल आ गया। तो कितना जूल और वर्क डन कितना करना पड़ जाएगा, उसी स्प्रिंग अगर x डिस्टेंस तक बढ़ाया जाता है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा 10 जूल, वही स्प्रिंग को और अगर x डिस्टेंस तक बढ़ा दिया जाता है तो कितना वर्क डन करना पड़ जाएगा 40 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 नंबर में दिया हुआ है कि 2 मैन विथ वेट दिया हुआ है, वेट इज इक्वल टू mg, mg इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 पहला मैन का, दूसरा मैन का mg m1 मान लेते हैं इसको m2g है ना, तो m2 इज इक्वल टू 3 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है t1, पहले आदमी का टाइम 12, एज्यूम कर लिए 12x मान सकते हैं बट रेशो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 11। पावर दोनों का फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग को पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क बराबर हम लोग नॉर्मली लगा सकते हैं mgh बाय टाइम है ना, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला या तो फिर ये लगा सकते हैं, mg को क्या बोलते हैं वेट w1 और ये h बाय t1 और ये p1 आ गया मान के चलते हैं ना, p2 उसी टाइप से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा w2h बाय t2, तो पुट करेंगे p1 बाय p2 अगर पुट करते हैं तो क्या जाएगा w1 बाय w2 वैल्यू पुट करने के बाद इंटू t2 बाय t1, तो w1 बाय w2 कितना दिया, वेट का रेशियो कितना दिया 4/3 इंटू टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दोनों का तो हाइट सेम है तो हाइट तो कट ही जाएगा पूरी तरह से, और हाइट का तो कोई चर्चा ही, हाँ हाइट तो कट जाएगा वो, ठीक है। एच दोनों का सेम मान लिए, t2 बाई t1 t2 बाई t1 तो 11/12 दिया हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 11/9, कौन सा ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 42 में चलते हैं। 42 में है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क डन। तो देखिए सबसे पहले ये समझिएगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे अर्थ है आपका, ये वाला सेक्शन अर्थ मान लिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे गिराते हैं तो नीचे गिराएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना है mgh, और जब नीचे गिराएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 0। तो उस कंडीशन में अगर ये डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ गिर रहा है, मतलब बिना अगेंस्ट बिना इसके, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है -gh, नेगेटिव में आ रहा है ना। अगर कंजर्वेटिव फील्ड या तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अगर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें कि एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, फाइनल और इनिशियल पाथ पे डिपेंड करता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे ले लें और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लें और इसको उठाना स्टार्ट कर दें यहाँ पे है ना, तो ये अप्लाइड फोर्स है, हम लोगों के द्वारा जो फोर्स लगा है वो है। तो अगर अप्लाइड फोर्स के थ्रू अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो mgh में से 0 घटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो रहा है और ये कंजर्वेटिव फील्ड के कारण हो रहा है। तो अपॉन द नॉन कंजर्वेटिव का तो कहानी नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी तो नॉन कंजर्वेटिव तो रहेगा नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन पहले कट हो गया। अपन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो ये इसके सपोर्ट में अगर रहेगा, तो अगर सपोर्ट में है ना, देखिए यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के कारण अगर हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण अगर हो रहा है तब तो नेगेटिव में आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार इसका क्या कर रहा है डिक्रीज करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है।
अब अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, बट हम लोग ले किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो बाय अ सिस्टम अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरोध में, कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगर विरोध में, अपोज में अगर हम लोग कोई भी फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है। और अगर कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा फोर्स लग रहा है या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल से आप बेटर समझ सकते हो इसको। 42 नंबर है ना, ये 42 नंबर था। 42 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। ये सीबीएसई में बहुत बार रिपीट हुआ है, 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन सीबीएसई में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए 43 में क्या बोला गया, क्वेश्चन समझिएगा। ए बॉल बाउंस टू 80% ऑफ हिज ओरिजिनल हाइट। एक बॉल है जो कि अपने ओरिजिनल हाइट का 80% बाउंस करता है। व्हाट फ्रैक्शन इट्स मैकेनिकल एनर्जी इन लॉस्ट इन ईच बाउंस। तो प्रत्येक बाउंस में इसका कितना मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगा। पहले ये समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा स्टार्टिंग में। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो टोटल का सम है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो यहाँ पे जो मेनली जो होगा, अगर हम इसको एच हाइट से अगर हटाते हैं यानी गिराते हैं, यहाँ से एच हाइट से अगर गिरा रहे हैं, तो इस टाइम में तो नेट पोटेंशियल एनर्जी या तो फिर नेट मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे तो कितना आ जाएगा, mgh है अभी। अब इसके अंदर नेट पोटेंशियल या मैकेनिकल दोनों अभी अभी इस केस में एक ही है, मतलब यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन एवरी बाउंस है ना, ईच बाउंस। अगर ईच बाउंस का बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, mg, और अपने हाइट का, ओरिजिनल हाइट का 80% लूज करता है। तो अगर ओरिजिनल हाइट का 80% ये लूज कर रहा है, तो देख लेते हैं, ओरिजिनल हाइट का 80% लूज कर रहा है, तो ओरिजिनल हाइट h है, इसका 80% लूज कर दिया है ना, 80% लूज कर दिया। तो 80% लूज किया तो 0.80 mgh, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इच बाउंस। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, अब देखिए ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 80% अभी इसके पास एनर्जी है, तो कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ईच बाउंस कितना आ जाएगा, mgh का 20%। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100%, 80% अगर ये यूज हो रहा है तो लॉस कितना होगा, तो 20% होगा। 20% हुआ तो कितना हो जाएगा, 0.20 mgh। फ्रैक्शन बोल रहा है निकालने के लिए, तो 0.20 mgh था। इनिशियल कितना था, हमेशा जब भी फ्रैक्शन निकालते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही निकालेंगे mgh। ये दोनों खत्म, तो 0.20। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑन अ सिस्टम इक्वल टू चेंज इन। तो ये किसके चेंज के बराबर होता है। सबसे पहला बात, कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है, तो कंजर्वेटिव का जब भी बात आएगा ये किसी फील्ड में लगेगा, और फील्ड में यहाँ पे एक ही फोर्स लगता है, एक ही मतलब चीज को डिफाइन करते हुए पोटेंशियल एनर्जी है ना। जैसे कि ये फील्ड था, इस फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ले गए, ठीक है। तो अब तो इस पॉइंट से अगर यहाँ तक ले गए तो यहाँ का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, इधर का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल तभी डिफाइन हो रहा है जब ये फील्ड में लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी का कोई फील्ड नहीं है, टोटल एनर्जी तो जब चलो बात ही हटा दी, और नन ऑफ दिस तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होगा वो वर्क डन को दिखाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो नॉर्मल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी डिसिपेट होता है। 46 में ये वाला देख लो यहाँ पे, तो फोर्स एक्सर्टेड बात, तो देखिए हम आप लोग को लिखवाएं, कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा वी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। F इज इक्वल माइनस डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा इंटू वी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और ये जो माइनस डेल्टा वी है, याद रखना अच्छे तरह से, तो ये जो माइनस डेल्टा वी है, माइनस डेल्टा वी को हम लोग पार्शियल डिफ्रैक्शन बोलते हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे कि v इज इक्वल टू दिया हुआ 22 xyz x बाय वाई जेड, तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस तो सबसे पहले लगाएंगे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होता है, हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पहले किए, फिर यहाँ पे 20 xy बाय जेड, फिर आगे पार्शियल डिफरेंशिएशन 20 xy बाय जेड, और ये y है ना, अगर y एक्सिस में है, फिर d बाय डी जेड 20 xy बाय जेड, ठीक है।
तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में अगर x तो x के रेस्पेक्ट में x को शिफ्ट करना है, y z को एज अ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 y बाई जेड और ये क्या चीज़ में i चूंकि x में हो रहा है। फिर प्लस अगर y के रेस्पेक्ट में तो y को वेरिएबल मानेंगे, बाकी बचा सब वेरिएबल जो होगा मतलब x और z जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 20x बाई जेड इंटू जे, फिर आगे 20 जेड जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाता है, तो जेड स्क्वायर 1 बाय जेड का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाय जेड का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जेड स्क्वायर, है ना। तो वन माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 बाय जेड स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आगे में माइनस है आपका, ठीक है। तो आप ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन याद रखना है आपको, यहाँ पे ये टॉपिक हम पढ़ाए हैं अच्छी तरह से, देखिएगा एक बार कॉपी में सब लिखा हुआ है। तो -20 वाई बाई जेड इंटू आई प्लस 20x बाई जेड इंटू जे प्लस माइनस यहाँ था यहाँ माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 20xy बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 बाई जेड वाला कहानी क्या है, x पे पावर 1 बाई जेड का मतलब हो गया z पे पावर -1 और x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n -1 डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। तो z पे पावर अगर -1 है तो -1 को आगे लिखेंगे, z पे पावर -1 तो माइनस जेड पे पावर -2, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं -1 बाय जेड स्क्वायर, ठीक। पार्शियल फ्रैक्शन में नथिंग बट जो जिसके रेस्पेक्ट में करना सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी बचे सबको कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए एक बार कौन सा था, क्या आया था, एक सेकंड, ये प्लस माइनस माइनस है, यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है ना। 47 में दिया हुआ है यहाँ पे ए बोल्ट ऑफ मास 0.2 kg, बोल्ट मास जो है बोल्ट का मास दिया हुआ 0.2 kg फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ एलिवेटर मूविंग डाउन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं हम लोग कितना है, v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर और लेंथ ऑफ एलिवेटर यानी कि h दिया हुआ, एलिवेटर का लेंथ दिया हुआ है मतलब h दिया हुआ, डज नॉट रिबॉन्ड, ये रिबॉन्ड नहीं किया, गिरा और रुका हुआ रह गया। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द, तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो ऑब्वियस है क्या कि जितना यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे गिरा है, तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था वही एनर्जी यहाँ पे आया, ये काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, रिबॉन्ड तो हो गया नहीं जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जितना भी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी था वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल। तो कितना एनर्जी लॉस किया, mgh, m कितना है 0.2 kg इंटू h कितना है 5 इंटू और वेलोसिटी तो आया ही नहीं, वेलोसिटी निकालना होगा, तो वेलोसिटी बोल रहे हैं mg और ये तो वेलोसिटी का कोई फायदा ही नहीं यहाँ पे ना, तो g का वैल्यू 10 ले लिए, तो ये 10 खत्म और 5 टू 10 जूल, तो एनर्जी कितना आएगा 10 जूल वो रिलीज कर देगा, यानी 10 जूल एनर्जी जो होगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे देता है कि रिबॉन्ड कर रहा है, अगर रिबॉन्ड कर रहा है तो जो हीट एनर्जी वो और प्लस काइनेटिक एनर्जी ये टोटल ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में रहता है, बट रिबॉन्ड का कहीं कहानी नहीं है, ठीक है, 10 जूल एनर्जी हो जाएगा। 48 दिया हुआ है, 48 में है कि कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ये है, देयर आर 4 रीजन ए बी सी डी दिया हुआ है, विच इज रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी v काइनेटिक एनर्जी के टोटल एनर्जी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो रीजन ए में जो होगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से अधिक होगा, बी में तो काइनेटिक ये क्या है ई क्या है टोटल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होगा, सी में दिया हुआ है क्या, ये चारों स्टेटमेंट है। तो पार्टिकल कैन नॉट बी, एक सेकंड इसको दिख नहीं रहा है इसके, हाँ कैन नॉट बी फाउंड, तो किस रीजन में पार्टिकल नहीं पाया जा सकता है, तो हम लोग बेसिकली देख रहे हैं क्या कि रीजन ए में जो होगा कभी भी पार्टिकल नहीं पाया जा सकता। रीजन क्या है कि रीजन ए में क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी से कम दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा E माइनस वी, ये आ गया। तो E माइनस वी कहने का मतलब हो गया कि
ई का जो वैल्यू, और ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना तो पता ही है। तो मतलब यहाँ पे ई से वी का मान हमेशा कम होना चाहिए, ई का वैल्यू ज़्यादा रहेगा और वी का मान कम रहेगा, तब तो ये कहानी मतलब ये सेटिस्फाई करेगा पूरे इक्वेशन को। तो ये जो अगर हम इसको मानते हैं, वी का वैल्यू अगर इससे बड़ा मानते हैं, वी का वैल्यू अगर इससे बड़ा मानते हैं, तो ई माइनस वी अगर करेंगे तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगा। तो कौन सा पार्टिकल नहीं पाया जा सकता किस रीजन में, तो रीजन ए में पार्टिकल नहीं पाया जा सकता है। अब आगे चलते हैं 49 में, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन। अरे भाई, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है न्यूटन सेकंड लॉ पे एप्लीकेबल है ना, डिपेंडेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड्स ऑल इंटरनल इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम को वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो। तो क्लोज लूप के द्वारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जैसे यहाँ पे ए से गए बी पे, ठीक है, फिर बी से गए ए पे, तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो क्लोज लूप के द्वारा जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन के द्वारा, अगर हम बोल रहे हैं अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो जीरो होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन के कारण अगर वर्क डन बोले, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो नहीं होता है, बल्कि नेगेटिव में वैल्यू आता है, बट वर्क डन जीरो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, है ना, फ्रिक्शन के कारण बोला है, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जीरो नहीं होता है, याद रखना है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्रिक्शन की वजह से किसी भी क्लोज लूप में, फ्रिक्शन की वजह से अगर हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे तब तो जीरो होगा, ए से गए बी से, बी फिर बी से गए ए पे। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन की वजह से अगर क्लोज लूप में वर्क डन करेंगे तो वहां पे जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट है 50, एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, वुडन बॉब है, मास है 1 kg, और ये लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और एक वुडन बॉब है ना, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, पेंडुलम है तो ऐसे मूव करेगा। तो वुडन बॉब का जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ वुडन बॉब जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है m इज इक्वल टू दिया 1 kg दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो एक बुलेट है, ये बुलेट जाता है और इससे जाके टकराता है, तो अब स्टक बाय मास इतना केजी मूविंग विद स्पीड ऑफ, अब ये ऐसे मूव कर रहा है, कितने स्पीड से, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड की स्पीड से। द हाइट विच द बॉब राइज बिफोर स्विंगिंग बैक, अब ये गया, जब टकराएगा तो टकराने के बाद बॉब को ऊपर की तरफ उठाएगा, तो कितने ऊंचाई तक, कितने हाइट तक ये उठा है ना, फिर नीचे जुड़ने से पहले ये कितने ऊंचाई तक उठा, ये निकालने बोल रहा है। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोमेंटम ऑफ बॉब कितना है, क्योंकि उस कंडीशन में कोलिजन हो रहा है, कोलिजन अगर हुआ तो जितना हाइट तक गया फिर उतना हाइट तक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया कि इलास्टिक कोलिजन में सिंपल सा समझिए ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर दो बॉडी कोलिजन करता है तो कोलिजन करने के बाद मोमेंटम क्या होता है, दोनों बॉडी का कंजर्व रहेगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोमेंटम ऑफ बुलेट लिख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा, 10⁻² इंटू वेलोसिटी कितना, 10⁻², कितना आया 2 kg मीटर पर सेकेंड। और कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉब, तो वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉब कितना हो जाएगा, तो बॉब का कंबाइंड वेलोसिटी मान लेते हैं v, यानी बॉब का कंबाइंड वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बॉब का और बुलेट का, दोनों जब स्टक हो गए एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और इस टाइम में मोमेंटम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोमेंटम कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो मास कितना था 1 और प्लस 10⁻² kg, दोनों का मास और इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व है, तो अगर एनर्जी कंजर्व रहेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में स्टार्टिंग में जब था, स्टार्टिंग में मास ऑफ बॉब और मास ऑफ बुलेट इंटू v² इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी से आया और इसको ऊपर की तरफ उठा दिया, इतना ऊपर उठाया, तो अगर इतना ऊपर उठाया तो ये h, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इधर ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी और इधर का पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, mgh। तो एक सेकंड, mgh नहीं भाई, mgh है ना, m और ये m खत्म, तो v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2gh, है ना। तो क्या निकालने बोला था इसमें हम लोग को, हाइट निकालने बोला था, हाइट कितने ऊंचा तक जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, v²/2g। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, v का वैल्यू 1.98 है ना, v का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, v का वैल्यू यहाँ पे था, है ना,
इधर से आ जाएगा ना। तो मोमेंटम है तो यहाँ का मोमेंटम और उधर का मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकेंड, तो इधर से आप v का वैल्यू निकाल लेना, है ना। तो ये v का वैल्यू आ गया 1.98 बाई 2 इंटू जी का वैल्यू आया 10। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मीटर अप्रॉक्स में आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 0.2 मीटर क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब ये क्वेश्चन में बेसिकली ये था कि देखिए यहाँ समझिए, समझो यहाँ एक बॉब है, ठीक है, यहाँ से है और यहाँ से जाने के बाद ये इतना h हाइट तक उठाइए, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, समझे। और ये काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे है, काइनेटिक एनर्जी ही फिर आगे चल के यहाँ पे हाइट तक उठाया, यही एनर्जी यहाँ पे आया। ये एनर्जी जब यहाँ पे आया तो यहाँ का किसी हाइट पे उठा हुआ, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी फॉर्म हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा बाय एनर्जी कंजर्वेशन। और चूंकि टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये चीज यहाँ पे दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करके v का वैल्यू निकाला, और v के वैल्यू को हम लोग क्या किए, यहाँ पे v के वैल्यू को हम लोग क्या किए, यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग को h का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का 50 क्वेश्चन इस टाइप से। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में।